नमस्कार। एक नई पहल के आभासी पटल पर पुनः आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल करते हैं, नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं। आज साल का हमारा ये पहला कार्यक्रम है। एक नई पहल इस तरह के कार्यक्रम को लेकर आप सभी के बीच हमेशा उपस्थित रहने की कोशिश करता है। मैं क्षमा मांगना चाहूंगा कि एक लंबा अंतराल हमारे बीच हो चुका है। आज हम जो कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, वो मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन है। जिस तरह से आज की मौजूदा स्थिति बिगड़ रही है, मौजूदा समय में परिवर्तन हो रहा है, क्या कफन कहानी ये कफन कहानी भी हमें कुछ नई बात बताएगी, या आज के इस समय में किस तरह से वो क्रिया हमारे बीच अपनी बातों को रखती है, क्या इसकी प्रासंगिकता है। इसी को केंद्र बिंदु रखकर आज हमारा ये कार्यक्रम हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच इस कहानी पाठ में कथावाचक की भूमिका हमारे छोटे भाई अजय मेहताब जी करेंगे, युवा कवि और रचनाकार। और आज के हमारे बीच अतिथि के रूप में आलोचक की भूमिका में हमारे अभिभावक स्वरूप बड़े साहित्यकार शैलेंद्र अस्थाना जी आज इस कार्यक्रम की आलोचना में अपना मत देंगे, बहुमूल्य सुझाव देंगे और इस कहानी के प्रासंगिकता के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो मैं बिना देर किए आज के इस कहानी पाठ के लिए अजय को आमंत्रित करता हूं। अजय। नमस्कार साथी। जहां तक इस कहानी का सवाल है, कफन आज से 100 वर्षों से ज्यादा हो गए हैं कफन को लिखे हुए। और कफन जो है, या शायद मैं अगर गलत हूं तो 100 वर्षों के आसपास तो हो ही रही होगी कहानी। कफन कहानी दरअसल आज की कहानी है, उस वक्त की कहानी नहीं है। ये आज की एक प्रतिनिधि कहानी है जो आज की स्थितियों को दर्शाती है, घीसू और माधव दो पात्रों के जरिए। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और उसके बाद तो अस्थाना सर बताएंगे ही कहानी की क्या प्रासंगिकता है, आज के दौर में हम किस रूप में एक कफन कहानी को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं, और अंदर बेटी की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तो बड़ा बेदर्द है वे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनवा था और दोनों सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते, घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता, और जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने की सिवा और कोई चारा ना होता। विचित्र जीवन था इनका।
घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों में मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यस्तता की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छील कर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोषक भरती रहती। जब से वह आई, ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाने जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहां हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तोल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वही कल बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे। और वहां इस तरह मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों में कहीं ज्यादा विचारवान था। जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने से के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए वहां उसकी मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे। उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने से आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। वह दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला हुआ भोज नहीं भूलता। तब से फिर
उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई थी। और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं था, जो चीजें मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वे है कि दिए जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल में लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता जो अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में कमी नहीं है, हाँ, खर्च में किफायत सूझती है। तुमने 20 एक पूरियां खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम भी न खाई होंगी। अच्छा पट्टा था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारी पड़े हो। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी और उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या है बेघिसवा, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा हुआ हमें दगा दी गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगी? आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहां से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन वह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। उधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिले,
उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जंचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे, और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियां आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कुछ कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानव देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं? लोग बामनों को हजारों रुपए दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहाँ है? घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी हुई तो खूब खिला पिलाकर, अभी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई। चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इसी वक्त शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो उसे क्या पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। भोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर नहीं दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम दोनों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा, उसको कफन मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी उसकी मांग में। एक मिनट जरा व्यवधान हो गया है, इधर पावर चली गई है। थोड़ी सी तकनीकी गड़बड़ी के चलते हम लोग थोड़ा सा रुकावट हुई है। मैं अजय को पुनः आमंत्रित करता हूं। अजय, चलिए ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा? बताते क्यों नहीं?
वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब की बार रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो वहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा वहां की हवा उन पर नशा करती सर, थी, जीवन की आपका भेजा बाधाएं कहाँ है? खींच लाती थी। और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटा अभी भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे। बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने उस आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की नजरों से तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी को सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगीनी क्यों नैना झमकावे ठगीनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। कहानी खत्म होती है। माफ कीजिएगा, अभी तो आपने अजय की कहानी सुने। अजय काफी सुंदर तरीके से अपनी बातों को रखा। मैं पुनः अजय से निवेदन करूंगा कि अपना एक बार वीडियो ऑन करें। आज जिस तरह से हमारी परिस्थिति, हमारी जो चल रही है, उस परिस्थिति में किस तरह से समाज एक अलग दिशा की ओर जा रहा है, उसी दृश्य को अजय ने अपना अंकित किया इस कहानी के माध्यम से। सही बात है,
मुंशी प्रेमचंद आगे की सोचते हैं। अजय प्लीज कम। इस तरह से आज हम अपनी बातों को रख रहे हैं। तकनीकी गड़बड़ी के चलते कुछ कारणवश अस्थाना जी लीव हो गया है। मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब थोड़ा सा धैर्य धारण करके रखिए। दादाजी का फोटो कहाँ आ रहा है? तो आएगा अभी, आ गया। इसमें आवाज नहीं आ रही है। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए हम लोग तकनीकी व्यवधान के चलते आपके रूबरू नहीं हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए हम लोग तकनीकी व्यवधान के चलते आपके रूबरू नहीं हो रहे हैं। अभी आ रहा है, अभी आ रही है आवाज। हाँ, जी सर, आ रही है। हाँ, तो साइड उसको थोड़ा सा हाइड कीजिए, जो डिवाइस को थोड़ा साइड कर लीजिए आप अपना। हाँ, अभी मैं अस्थाना जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बातों को रखें। श्री शैलेंद्र अस्थाना जी आए और अपनी बातों को रखें। अस्थाना जी आइए। अस्थाना सर, इसमें ज्यादा आवाज आ रही है। ठीक है, रहने दो। अस्थाना सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? बोल दीजिए, सुन रहा है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आप थोड़ा सा कैमरा को ठीक कीजिए सर अपना। मेरी आवाज आ रही है? जी, कैमरा को आप ठीक कीजिए अपना। सुन रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, तो सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ और अपनी बातों को रखें। अस्थाना सर। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है पूरी? जी सर, जी ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद अजय मेहताब, आपने बहुत भावनात्मक तरीके से, बहुत सटीक तरीके से प्रेमचंद की इस कहानी को की प्रस्तुति दी, और ये लगता था जैसे बिल्कुल वह कहानी जीवंत हो गई। तो बिल्कुल तो ये एक उनकी हम लोग, ये कोई नई बात नहीं है। अजय मेहता जब भी कहानी पढ़ते हैं तो इसी तरह से समा बांध देते हैं, और बिल्कुल हम उसको आंखों के सामने देखने लगते हैं, सुनते नहीं। शायद कान की जरूरत नहीं रहती, वो आंख के सामने आ जाता है। अब कहानी बहुत रोचक है, और कहानी के सारी पहलुओं को अपने सुजय ने बहुत धीरे धीरे आसानी से पढ़ा है, तो आप लोगों ने इस चीज को खूब अच्छी तरह से समझा होगा। मैं कहानी के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। इसको समीक्षा नहीं कहिए, ये कहिए कि मैं जिस तरह से मैं सोचता हूं, या एक पाठक सोचता है, उसी का एक प्रतिध्वनि है। और ये जो कहानी है कफन, प्रेमचंद के, उसको बताया कि कितना दिन पहले की है, वो तो सब जानते हैं। ये सबसे चर्चित, सबसे विवादित कहानी है। विवाद इसके कई तरीके से, विवाद के कई पहलू हैं, और कई तरीकों से ये विवादित हुई है। लेकिन एक यह भी सही है कि यह प्रेमचंद की सबसे उत्कृष्ट कहानियों में से एक है। और ये जो कहानी है, ये
प्रेमचंद के कहानियों से इतर एक नई दिशा की ओर ले जाती है। वहां से हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर बढ़ती है और एक वो आगे बढ़ती है। अगर हम आज की कहानियों को देखें तो उसका उत्स हम इस कफन में पा सकते हैं। जो उसके पहले की कहानियों की जो पाठ था, जो लिखावट लिखने का तरीका था, शिल्प था, और उसमें जो उस सारी चीजों से इतर ये कहानी बनी है। अगर ऐसी और कहानियां होती तो बहुत कितना अच्छा होता, लेकिन ये कहानी दुनिया की किसी भी कहानी से क्या मुकाबला कर सकती है। और इसके कई विदेशी साहित्यकारों ने इस कहानी को बहुत बेहद संवेदनशील और उत्कृष्ट बताया है। ये कहानी मृत्यु पर जीवन की और परलोक पर लोक के विजय की कहानी है। आप देखेंगे जिसे अंत होता है तो वो उसमें आप इसको मिलेगा। और ग्रामीण जीवन की रूढ़िग्रस्त और बेकारी, गरीबी का किस हद तक मनुष्य को मनुष्य की अमानवीय बना देती है, इसका 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 ये विषय है और इसी को यह चित्रित करती है। राजेंद्र यादव ने इसे कहानी को स्तब्ध और विजड़ित चेतना की कहानी कहा है। कहानियों के कुछ अंश ऐसे हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन पूरी कहानी इसकी पुष्टि नहीं करती है। कहानी में पर्याप्त संवेदना है और वो संवेदना बहुत उच्च कोटि की है और बहुत गहरी संवेदना है। इसलिए इसको एकदम बहुत सरसरी तौर से विजड़ित चेतना की कहानी कह देना कुछ सही नहीं होगा। जैसे कुछ प्रसंगों को आप लीजिए जिसमें उनकी संवेदना की रेशाएं, रंग रोगन उसमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे घिसू कहता है कि उसकी पत्नी के मरने पर वो 3 दिन तक उसके पास से उठा नहीं था। माधव भी उसके मरने के बाद दहाड़े मारकर रोने लगता है। ये स्वतः स्फुट उसका शोक है। फिर जब वो एक और दृश्य है आखिरी में, जब वो मद्यालय में खा रहे हैं और उसका पूरियां है, कोई भिखारी आता है तो वो द्रवित होकर उनको पूरियां दे देता है। तो ये जो प्रसंग हैं, या फिर गांव के लोग इसको मदद करने के लिए आ जाते हैं, ढाढ़स बंधाने के लिए आ जाते हैं और लकड़ी इत्यादि का बंदोबस्त करते हैं। तो ये संवेदना की भी कहानी है। ऐसा नहीं है कि जड़ित संवेदना की पूरी तरह से कहानी नहीं है। और अगर इसके नाम को हम सोचें तो कहेंगे कि कफन ये बुधिया की लाश के लिए नहीं है, ये समाज की विषमता, अमानवीय व्यवस्था को ढकने के लिए ये कफन है। तो कफन उसको ढकता है और उसके लिए इसकी जरूरत है, लेकिन शायद वो भी नहीं मिलता। और अगर पूरी कहानी को देखें तो ये मनोविज्ञान की अनुभूति के धरातल पर चलती है। ये और अत्यंत सुगठित और व्यवस्थित पाठ प्रस्तुत करती है। इसमें व्यंग्यात्मक भाषा और अभिव्यंजना की शैली अपनाई गई है। कहानी में नाटकीय प्रवाह है। आप देखेंगे हर जगह नाटकीयता है कहानी में। और अगर ये नाटकीय है तो इसके 3 मंच हम मान सकते हैं। 3 मंच नहीं बल्कि हम कहेंगे 2 मंच। एक मंच है गांव जहां बुधिया की मृत्यु होती है, ये दहाड़ मार कर रोते हैं। और दूसरा मंच है वह मदिरालय जहां ये जी भर कर पीते हैं और खाते हैं। उसके लिए बटोरे गए पैसे, उनके कफन के लिए बटोरे गए पैसे से। तो ये 2 मंच हैं और इसके 3 अध्याय हैं। अगर इसको हम पूरी कहानी को 3 अध्यायों में बांट सकते हैं।
एक अध्याय है कि उन लोगों का आपस में ये आलू का खाना, बुधिया का आलू खाना, और वो उनकी जो बातचीत है वो एक है। दूसरा है कि बुधिया का मरना, लोगों का आकर उसको ये सांत्वना देना, और तीसरा है इनका मदिरालय में जाना। ये 3 चैप्टर इस कहानी में है, अगर उस तरीका से देखा जाए तो। और पूरी कहानी में सबसे मजेदार बात यह है कि केवल 2 ही पात्र हैं, घीसू और माधव। इसके अलावा तीसरा कोई भी प्रमुख पात्र नहीं है। जो भी है वो मान लीजिए कि एक किसी सहायक के रूप में या कोई सीन क्रिएट करने के लिए वो उनको रखा गया है। अब देखिए, जब वो इसमें जाते हैं, अब वो उनको जो पैसे लोग देते हैं, तो जैसे 5 रुपये उनके पास आते हैं उनका मन बदल जाता है। ये केवल उन पर कमेंट नहीं है, ये पूरी मनुष्य जाति पर कमेंट है कि जब उसके पास पैसे जाते हैं तो उनकी सारी चीजें, संवेदनाएं हैं उनका सारी बदल जाती हैं, उनका ग्रामर बदल जाता है। तो उसका ग्रामर बदल जाता है, और वहां वो कोशिश करते हैं कि अरे छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है। उसमें कोई तर्क गढ़ने लगते हैं, तो कई तरह के तर्क गढ़ते हैं कि कौन देखता है कि दिया गया या नहीं कफन, फिर वो कफन तो जल के राख हो जाता है, कुछ कुछ कमेंट भी करते हैं। तो और फिर वो कफन के लिए जगह जगह जाते हैं, कहीं खरीदते नहीं हैं, उनको असल में खरीदना नहीं है। और अंततः वो मदिरालय में जाते हैं और जमकर पूरी और ये खाते हैं। ये जो मदिरालय में जाने का क्या जो सूत्र है, ये प्रेमचंद ये बहुत पहले बुन गए हैं कहानी में। ये हमको ऐसा नहीं है कि अचानक ये घटना घट गई। इसका सूत्र आप देख सकते हैं कि जब वो आलू खा रहे हैं अपने घर में घीसू और माधव, तो उस समय में वो माधव बताता, घीसू बताता है कि एक बार कहीं वो भोज में गया था तो कैसे खाया था और कितना जी भर के छक कर खाया था। ये उसकी अपनी संतुष्टि, जीवन में एक बार उसको संतुष्टि मिल चुकी है खाने की, लेकिन यह संतुष्टि माधव को नसीब नहीं हुई है। वो अभी भी तरस रहा है ऐसी संतुष्टि के लिए, और इसलिए वो जब वहां जाता है तो उसका मन बहकता है, और वो फिर वो मदिरालय में जाता है और जम कर रोटियां खाता, पूरियां खाता है। अब देखिए, पूरियां खाता है, और जब पूरियां से पेट भर जाता है, उसके पास एक्स्ट्रा रहता है, तो वो किसी भिखारी को दे देता है। वहां उसकी मानवता जागृत हो जाती है। जब पेट भरा तो मानवता जागृत हो गई। ये एक सिंबल है जो हमारे समाज में, मध्यम वर्ग में ऐसा होता है कि हम खा लिए फिर चलो कुछ थोड़ा दान पुण्य भी कर लेते हैं। तो दान पुण्य करके नहीं खाते हैं, खा के जो बचता है उसको हम दान पुण्य करते हैं। तो ये एक हमारे समाज के रूढ़ियों पे जो व्यंग है, ये बहुत जबरदस्त व्यंग है उसमें। अच्छा, हम मधुशाला में उन्हें आने पर कोई अपराध बोध नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कहीं कोई अपराध बोध दिखाई नहीं पड़ता। वो आते हैं और ये दिखाते हैं, ये दिखाता है कि यहाँ आकर उनमें बाहरी और भीतरी जो दबाव हैं उससे वो मुक्त हो जाता है। तो ये एक सिंबल है कि उनको बाहरी और भीतरी दबाव से ना कोई परलोक की चिंता है, और ना यह लोक का पर किसी के कोई दबाव है या है। तो वो बिल्कुल ये खाते हैं। ये उसके उनमें कोई पाप बोध नहीं है मधुशाला आने में, और उसके कफन के पैसे से दारू पीने में वही कुछ नहीं होता है। और ये जो मैंने कहा कि घिसू को जो किसी भोज में जो संतुष्टि मिली थी, वही इस घटना को की बुनियाद को रचता है। और देखिए, वो लोग क्या करते हैं, जब ये पी लेते हैं तो वहां एक झूठा
एक नाटक रचते हैं कि देखिए वो जा रही है, वो स्वर्ग में जा रही है, वही स्वर्ग में जाएगी, और वो इसलिए स्वर्ग में जाएगी कि उसने हम लोगों को मरते मरते भी पूरे जी भर हमको संतुष्टि के साथ हमको भरपेट खिलाया, जो हम लोगों को कभी भी नसीब नहीं हुआ। तो ये जो है, और वो क्या करते हैं कि एक वो गाना आप गाते हैं, वो अपना जो उनका जो क्या कहेंगे उसको, उनका जो उसकी व्याख्या या उसका कारण या उसको एक कबीर दास के इस भजन में या निर्गुण में ढूंढते हैं कि कैसे क्यों ठगनी क्यों नैना झमकावे। तो वो अपनी गलती, अपनी सारी चीज को किसी ये में, किसी दार्शनिकता में डुबो करके अपने स्वस्थ पाक साफ हो जाते हैं और कहते हैं कि ठगनी क्यों नैना झमकावे। होता क्या है कि ये जो उनका जो ये मुक्ति है, एक तरीका से सोचिए तो उनकी जो मुक्ति है, तो ये मुक्ति उनकी अंत में बहुत मतलब क्या बोलेंगे, खूब आह्लाद में चले जाते हैं, और यह आह्लाद के बाद वो गिर जाते हैं। मतलब उस आह्लाद के बाद जो उनको तृप्ति मिली, जो आह्लाद मिला, उसके बाद अगला जो उसका स्टेप है, अगला कदम, अगली जो सीढ़ी है, पदान है, वो ये है कि वो चेतना शून्य होकर गिर जाना, चेतना विहीन हो जाना, और चेतना विहीन हो जाते हैं, और यही कहानी समाप्त होती है। देखिए अब इसमें कुछ दो तीन कुछ आप लोग पढ़े होंगे, और भी कई हैं, लेकिन मैंने दो ऐसे प्रसंग चुने हैं जो कि समाज पर बहुत जबरदस्त व्यंग करते हैं। जिसे एक है, कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढकने के लिए कपड़ा न मिले उसे कफन चाहिए, कफन तो लाश के साथ जलकर राख हो जाती है। ये कितना माने मार्मिक है, और पूरे हमारी जो सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था है, कर्मकांड है, उस पर एक बहुत बड़ा एक चोट है। दूसरी एक है कि बुधिया स्वर्ग जाएगी तो क्या गरीबों, बुधिया स्वर्ग न जाएगी तो क्या गरीबों को दोनों हाथों से लूटने वाले मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये जो कहानी है, इसमें वो तीन चीजें बोल रहा है इसमें मंदिरों में। ये जो है इसमें एक कि वो बताता है कि ये जो इस कर्मकांड को नकारता है, बोलता है ये गलत है। दूसरी चीज ये बोलता है कि ये जो कर्मकांड है, नहाना, गंगा में नहाने से पाप मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं धुलते। और तीसरी चीज जो करता है कि वो अपनी गलती, जो उसकी अमानवीयता है, वो जो उसने जो गलती की है, और उसको वो सही साबित करता है या उसको ढकता है। तो ये भी वो ढकता, उस पर भी एक कफन पड़ता है, तो एक कफन वो भी है। और कहानी के बारे में अगर हम कहें तो दो चीजें हैं कि ये आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं पर करारा व्यंग है, इसको मैंने और ये जीवन के महत्व, इस प्रश्न उठाता है कि जीवन का महत्व मृत्यु से कम क्यों है। यही कहानी की बौद्धिक हस्तक्षेप है कि जीवन का महत्व, सम्मान मृत्यु से कम क्यों है। ये कहानी का बौद्धिक हस्तक्षेप है। ठगनी क्यों नैना झमकावे, ये अगर समय है तो एक मैं इसको इस पद को पूरा मैं पढ़ूंगा, तो आप सुन लीजिए ये पद कबीर का कि ठगनी क्यों नैना झमकावे, कद्दू काट मृदंग बनावे, नींबू काट मजीरा, कद्दू काट मृदंग बनावे, नींबू काट मजीरा, 5 तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। रूपा पहिर रूप दिखावे,
रूपा पहिर रूप दिखावे, सोना पहिर रिझावे, गले डाल तुलसी की माला, तीनों लोग भरमावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे। और मैं अगर किसी हमारे साथी को, किसी को कोई प्रश्न हो या कोई शंका हो तो बेहद पूछ सकते हैं। मैं अभी उपलब्ध हूँ यहाँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने काफी सुंदर तरीके से अपनी बातों को रखा। हम स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित है अपर्णा पंत सिंह जी, राजदेव सर जी, वरुण प्रभात जी, ज्योत्सना मैडम, अशोक सुखदर्शी सर, बेनी माधव जी का, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हमें अपने महत्वपूर्ण सुझावों से अवगत करा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही है आज का हमारा ये कार्यक्रम। तो जैसा कि अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब है इस पर कोई शंका, कोई प्रश्न है क्या? अगर है तो बेशक पूछ सकता है या लिख कर भेज सकता है। हाँ, अगर समय है तो अपर्णा पंत सिंह जी एक बहुत ही अच्छा कमेंट कर रही है कि इस प्रकार के साहित्यिक कार्यक्रम आगे भी आयोजित होनी चाहिए। अपर्णा पंत सिंह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मुंशी प्रेमचंद के जीवन को लेकर भी और हमारे इस तरह के जो कहानी पाठ को करते हैं, साथ ही साथ तमाम साहित्यकारों को, चाहे विभिन्न भाषा के साहित्यकारों को एक नई पहल उनको जोड़ने का प्रयास करेगा। हम लोग आगामी दिनों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बंगला साहित्य के प्रसिद्ध कवि, क्रांतिकारी कवि सुकांत भट्टाचार्य, गोपबंधु दास उड़िया साहित्य के, इन तमाम लोगों को लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आगामी दिनों में कार्यक्रम करते रहेंगे। ये आश्वस्त है या आपको? राजदेव सर जी बहुत अच्छा एक कमेंट किए हैं कि कहानी की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करती हुई समीक्षा। स्वागत है सर, आपने काफी सुंदर तरीके से अपनी बातों को और सर के अभिव्यक्तियों को रखा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं कि हमारे कुछ रूपरेखा जो आगामी दिनों में हम लोग करने जा रहे हैं। आगामी दिनों में एक नई पहल हमारे साहित्यिक जो मूल केंद्र रहे हैं, जो साहित्यिक गतिविधियों को, साहित्य को नए पीढ़ियों के साथ जो जोड़ने का प्रयास किए थे, हम लोग उसे करने जा रहे हैं। हम जोड़ने जा रहे हैं नागार्जुन को, हम जोड़ने जा रहे हैं पाश को। इन तमाम साहित्यकारों के साथ, उनकी रचनाओं के साथ हम लोग नई पीढ़ी को परिचित करवाएंगे। साथ ही साथ हम लोग कहानियों पर समीक्षा भी करेंगे, कविता पाठ वगैरह भी ये करेंगे। इस तरह से कार्यक्रम हम लोग लेते रहेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम हम लोग चलते रहें। एक वरुण जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इस कहानी पर विवाद है। दलित लेखकों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि बुधनी के पेट में जो बच्चा था वो माधव का नहीं था, इसलिए उसे उन लोगों ने छोड़ दिया। सर इस पर कुछ कहना चाहिए? मुझे कहानी है। हाँ, मैं कहूंगा। देखिए, बात क्या है कि ये कहानी तो आप लोगों ने सुनी, इसमें ये कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि बुधनी के पेट में जो बच्चा था वो किसका था, उसके पितृत्व पर कोई भी नहीं है। केवल वो प्रसव पीड़ा से करा रही है, और वो भी शादी के बाद, 1 साल के बाद। तो वो किसी भी तरीका से आप नहीं कह सकते हैं। ये तो जबरदस्ती किसी को घसीटने की बात होगी। जो बात नहीं कही गई है वो कहने की बात है।
ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों में ये एक प्रवृत्ति है कि कहानी में जो बात नहीं कही जाती है उसको लाकर उस पर चर्चा करते हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत अच्छी भी हैं, कुछ होंगी जो जिस पर आप उंगली उठा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है, ये वो जगह नहीं है कि आप ये कहें कि वो किसका बच्चा ये है। ये देखिए, हम एक अपने अनुभव की बात मैं बता रहा हूँ। इस कहानी पर एक दिन चर्चा हो रही थी और एक समीक्षक से बात हुई तो उन्होंने इसको अलग किस्म से कहा। ये उन्होंने अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि जो पूस की रात है वो फ्राइडियन साइकोलॉजी की कहानी है, और ये जो कहानी है पहले तो इसको भी फ्राइडियन कहा, लेकिन जब मैंने आपत्ति की तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मार्क्सवादी कहानी है। हम ये कोई भी कहानी मार्क्सवादी या ये नहीं होती है या पूंजीवादी नहीं होती है, वो बिल्कुल सत्य को दिखाती है, समाज के यथार्थ को दिखाती है। अगर समाज के यथार्थ को दिखाती है तो सही है, और वो कितनी सुंदरता से, कितनी संवेदनशीलता से अब उस यथार्थ को रखती है, यही कहानी का मानदंड है। बाकी वो कुछ नहीं। कहानियों का बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बहुत सारी तरीके तकनीकें होती हैं, तो ये कहना कि ये वो है ये वो है, ये गलत है। और ये भी है, लोगों को कभी कभी मैंने देखा कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई ये केवल आक्षेप जो है ये उच्च जाति पर, ब्राह्मणवादी पर हो पड़े और बाकी जगह सब लोग बचे रहे। अगर कहीं और पर थोड़ी सी भी उंगली उठती है तो लोगों को छटपटी होने लगती है। लेकिन हमें यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो जहां भी हो, जिसमें भी कमी हो, जहां भी हो, हमें यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। यही आलोचना है और यही कहानी या साहित्य है। तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई आलोचना में दम, ऐसे तो कहते हैं। वो तो इसके बारे में भी बहुत सारा, प्रेमचंद के जो उपन्यास है, क्या है वो, सूरदास वाली जो है उपन्यास, क्या है वो उपन्यास पर भी बहुत विवाद हुआ। तो वो इस तरह से कोई अब बोलते हैं कि उसमें जातिवाचक शब्द लाया गया। अब उस समय में तो जातिवाचक शब्द का इस्तेमाल होता था। अगर प्रेमचंद आज कहानी लिखते तो इस तरह से वो जातिवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आजकल उपचलन में नहीं है और उसके लिए सरकार का रूल भी है, ये एथिकल नहीं माना जाता है। लेकिन जब वो था तो वो था। अगर आप कालिदास के कुमार संभव को पढ़ेंगे तो उसमें इतनी अश्लीलता है, इतनी अश्लीलता कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? वो उसमें वो चलता था, वो उसमें कोई इस तरह का कोई वो चलन में था। तो वो लेकिन अब उसको हम बोले कि ये आज क्यों कहा जा रहा, आज क्यों उसको लिखा जा रहा, तो या तो आप कालिदास को मत पढ़िए, हटा दीजिए, जला दीजिए किताबों को, या जो पढ़िएगा तो जिस रूप में है उसी रूप में पढ़िए। ये चीज हमको कहने का। हमको लगता है सर इस विषय में कि साहित्य को लेने के लिए उस वक्त के स्थान काल पात्र को भी हम लोग को चयन करना चाहिए। 100 वर्ष के पहले हमारी जो स्थिति थी उस आधार पर मुंशी प्रेमचंद ने इन कहानियों को रचा था। और आज हम लोग जो आज हम लोग जो इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उस सिरे से आज के यथार्थ को एक आलोचना कर रहे हैं, एक तुलना कर रहे हैं। जो भी हो, आज ये आपने जो जिसका जिक्र किया वो कहानी थी रंगभूमि। रंगभूमि, हाँ, उपन्यास, सही जी, वो मैं भूल रहा था। उपन्यास रंगभूमि थी। उस पर उसको भी जलाया गया, बहुत कुछ हुआ। तो ये सब, और जब देखिए सर इस तरह से तो मतलब हमेशा साहित्यकारों के साथ हमेशा ये लगा हुआ ही है ये विवाद, क्योंकि साहित्यकार चूंकि वो डंके के चोट पर व्यवस्था पर चोट करते हैं और व्यवस्था को परिवर्तन में एक महती भूमिका निभाते हैं। मुंशी प्रेमचंद वैसे ही एक महती भूमिका आजादी आंदोलन के दरमियान भी निभाए थे। असहयोग आंदोलन को भी देखते हैं तो आजादी के ये 75वीं साल वर्षगांठ पर हम लोग ये जो नई पहल ने जो पहल किया था, हमने 5 कहानी इस मुंशी प्रेमचंद की ली थी। आज हम लोग उस कहानियों के अंतिम कड़ी के रूप में कफन को लिए थे। आने वाले दिनों में हम लोग एक नई श्रृंखला के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे और तब तक के लिए मैं तमाम साथियों को जो हमारे साथ जुड़े मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अजय मेहताब जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे शैलेंद्र अस्थाना सर को जो
आपने काफी सुंदर तरीके से हमारे अपनी बातों को रखा। साथ ही साथ एक क्षमा भी मांगना चाहूंगा कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते आप कुछ हमारे इस लाइव प्रसारण में कुछ व्यवधान भी आई थी, तो उसके लिए मैं एक नई पहल की ओर से क्षमा मांगता हूं। और आप सब हमारे इस कार्यक्रम को जुड़े और इसे एक नई दिशा दिए और इसे एक समृद्ध किए, इसके लिए तहे दिल से एक नई पहल आप सभी का आभार मानता है, अपनी धन्यवाद देना चाहता है। शुभ रात्रि। मेरे तरफ से भी कुछ गलतियां हुई जिसके वजह से व्यवधान आया, मैं उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। कुछ हमारी तकनीकी जानकारी भी कम है और थोड़ी गड़बड़ी हो गई, और यहाँ हमारे यहाँ लाइन कट रहा था, तो उसे वो बार बार ये वो हमको चेंज करना पड़ रहा था वाईफाई से डाटा में। चलिए, तो पुनः एक नई कहानी के साथ, नए विचारों के साथ, हाँ, नए साहित्यकारों के साथ, सांस्कृतिक आंदोलन के साथ पुनः आपके साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नई पहल को। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।